नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं खेल पत्रकार प्रवीण सिन्हा जी। प्रवीण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद। तमाम खेल खबरें हैं, लेकिन आज खेल की दुनिया में एक शोक की लहर है। चूंकि डिएगो माराडोना नहीं रहे, उनके साथ साथ और भी बहुत सारी खबरों पर आपसे होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे कल सिडनी में। चैंपियंस लीग फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख की लगातार 15वीं जीत और खेल मंत्रालय ने दी तीरंदाजी संघ को मान्यता। जितने भी लोग खेल को पसंद करते हैं, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सभी के कोई न कोई आदर्श होता है। और आज पूरे खेल जगत का एक बहुत बड़ा सितारा डिएगो माराडोना का कल अर्जेंटीना में निधन हो गया। 60 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनके निधन की सूचना स्थानीय मीडिया की ओर से दी जा रही है और उसके बाद दुनिया भर में जितने उनके प्रशंसक थे, उनमें निराशा की लहर दौड़ गई। वीरेंद्र कौशिक ने उनके पूरे करियर को इस डिस्पैच में समेटने की कोशिश की है। डिएगो आर्मांडो मैराडोना फुटबॉल की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिसे अपनी प्रतिभा, तकनीक, जुनून और अनूठी उपलब्धियों के लिए जीते जी लेजेंड कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। मैराडोना जब 3 साल के थे तो उन्हें उनके भाई ने एक फुटबॉल गिफ्ट की थी। तभी से मैराडोना को फुटबॉल से इतना प्यार हुआ कि वो 6 महीने तक उसे अपनी शर्ट के भीतर रखकर ही सोते थे। गरीब परिवार में जन्म लेने वाले मैराडोना सिर्फ 10 साल की उम्र में स्थानीय क्लब एस्ट्रोला रोसा से खेलने लगे। 2 साल बाद मामूली पैसा देकर लॉस कैबोलिटास ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। डिएगो में परिवार को गरीबी से निकालने की धुन सवार हो चुकी थी। असाधारण खेल से वे चर्चित हो चुके थे, पर मैराडोना के लिए तो ये बस एक शुरुआत थी। 15 साल की उम्र में अर्जेंटिनोसा जूनियर्स से पेशेवर करियर का आगाज किया। 167 मैचों में 115 गोल ठोक डाले। नामी क्लब बोका जूनियर्स की नजर उन पर पड़ी। क्लब ने 10 लाख पाउंड की अच्छी कीमत देकर उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। धुआंधार प्रदर्शन से मैराडोना को अगले साल राष्ट्रीय टीम में चुना गया। 1982 में उन्हें अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला और वो 5 मैचों में 2 गोल ही कर पाए। उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। मैराडोना को ये यकीन हो गया था कि उनकी टीम में भी चैंपियन बनने का दम है। वर्ष 1986 फुटबॉल के मैदान पर यह साल मैराडोना के नाम रहा। 1986 के विश्व कप में उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी गई। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से था। दोनों टीमें गोल करने के लिए जोर आजमाइश कर रही थी। फिर मैराडोना ने वो किया जो इतिहास के पन्नों में हैंड ऑफ गॉड के नाम से दर्ज हो गया। Certainly it's been true of the England team. Haven't seen that much of hard jaw of Trevor Steven. Maradona just walked away from Hoddle then. Maradona. They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge, and Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. At what point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about? And the goal is given. इसी मैच में 4 मिनट बाद मैराडोना ने ऐसा शानदार गोल किया जिसे फीफा ने विश्व कप के इतिहास का महानतम गोल करार दिया है। साहसी, तेज तर्रार और हमेशा अनुमान से परे कुछ करने वाले मैराडोना के पैरों का जादू पूरी दुनिया ने फुटबॉल के मैदान पर देखा। विरोधी डिफेंस में सेंध लगाकर बाएं पैर से गोल करना उनकी खासियत थी। फाइनल में वेस्ट जर्मनी को हराकर उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व विजेता बना दिया। The crowd seemed to be whistling as one. Maradona got kicked. And they still say, all the players are going up to the referee now saying, how much longer, how much longer? Maradona to Troviani. And the Germans have a chance. They don't. Argentina won the World Cup for the second time in one of the most dramatic finals in the history of the competition. उन्होंने 5 गोल किए और 5 में मदद की। उन्हें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला। सिर्फ उनके देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में गूंज उठा। मैराडोना के नाम अब भी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 मैच में कप्तानी करने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 1982 से 1994 तक अर्जेंटीना के लिए 4 वर्ल्ड कप खेले।
मैराडोना ने बोका जूनियर्स, नेपोली और बार्सिलोना के लिए क्लब फुटबॉल खेला और कई खिताब जीते। मैराडोना 2 दशक से लंबे अपने करियर में फुटबॉल प्रेमियों के नूरे नजर रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि मैराडोना जो कुछ दिमाग में सोच लेते थे, अपने पैरों से उसे मैदान पर सच कर दिखाते थे। नशे की लत, बिगड़ते स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के कारण खेल की रफ्तार में कमी आने के कारण 1997 में अपने जन्मदिन पर उन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। फीफा ने उन्हें 2001 में ब्राजील के पेले के साथ खेल के इतिहास के 2 महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया था। अर्जेंटीना के कोच के रूप में उन्होंने 2008 में फुटबॉल में वापसी की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में 2010 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल से टीम के बाहर होने के बाद उनका बतौर कोच सफर भी समाप्त हो गया। ये उनकी लोकप्रियता का आलम ही है कि निधन के बाद मैराडोना भारत में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। फुटबॉल का जादूगर भले ही हम सबको छोड़कर भगवान की फुटबॉल टीम में शामिल हो गया हो, लेकिन उनको अपना आदर्श मानने वाले लियोनेल मेसी ने कहा है कि डिएगो नाम अमर रहेगा। वाकई प्रवीण जी, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा खिलाड़ी या खिलाड़ी से बड़ा एक संस्थान अपने आप में फुटबॉल का, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, सिर्फ यादें रहेंगी। जाहिर है आनंद, इस सच को, क्रूर सच को पचा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। और कल रात को जब ये खबर आई देर रात, तो फिर एक पूरा फुटबॉल जगत जो है स्तब्ध सा लगा। और बल्कि मैं इसे छोटे शब्द में, मतलब दायरा इसका छोटा ना करूं, फुटबॉल जगत ही नहीं, पूरा विश्व खेल जगत जो है वो स्तब्ध रह गया। हालांकि मैराडोना के बारे में लोग बाग जानते थे कि ये मतलब इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, और कुछ परेशानियां जो उनके जीवन में आई, जिसके नशे वशे की वजह के कारण वो कई बार बीमार भी पड़ते रहे, लेकिन हर बार उन्होंने बीमारी को भी उस तरह से डॉस दिया जैसे वो ग्राउंड पे देते थे। प्रतिद्वंदी टीम को अंदाजा ही नहीं लगाने देते थे कि किस तरफ से मैराडोना आएंगे, गोल मारेंगे, कैसे मारेंगे। उसी तरह वो हमेशा बीमारियों को ही मात देते आए। लेकिन शायद ये साल ही बड़ा क्रूरतम वर्ष घोषित हो रहा है जैसा लग रहा है, और अंततः चले गए और पूरा खेल जगत इससे स्तब्ध है। बहुत बड़ी क्षति है। प्रवीण जी, जब वो 60 साल के हुए और अपना जन्मदिन मना रहे थे, तो एक आखिरी इंटरव्यू माना जा रहा है कि उन्होंने दिया था उस समय, और उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा था कि इस बार दोबारा इंग्लैंड के साथ एक मैच खेलूंगा और इस बार दाहिने हाथ से गोल करूंगा। तो ये दिखाता है कि बहुत जिंदा दिल थे और अभी भी खेल से बहुत एसोसिएटेड थे। निश्चित तौर पर आनंद, उनके मतलब उनके इस सेंटेंस में देखिए कितनी साफ गोई थी। कहीं न कहीं वो इस चीज को मान रहे थे कि 1986 वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने गोल किया था, जो विवादास्पद गोल साबित हुआ बाद में, और उसको कहा गया कि हैंड ऑफ गॉड था, मैराडोना ने खुद स्वीकारा था। और आज वो जाने के 22 दिन पहले भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा मौका मिला तो मैं एक बार फिर से गोल करना चाहूंगा, और लेकिन हैंड ऑफ गॉड जो है वो इस बार दाहिने हाथ से करूंगा। दैट मीन्स उनमें एक जिंदा दिली भी उन्होंने दिखाई, और साफ गोई भी है, बहुत साफ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मैराडोना एक ऐसे खिलाड़ी रहे जीवन भर। आप ये देखिए, आप जिस उम्र से, मतलब पिछले 35-40 साल से फुटबॉल देखने का मायने ही होता था मैराडोना का मैच देखो, मैराडोना की प्रतिभा देखिए। मैराडोना एक का वाकई, आपने बहुत सही उनके लिए वर्ड यूज किया, संस्थान थे। मैराडोना सिर्फ अर्जेंटीनी टीम का नेतृत्व ही नहीं करते थे, वो अर्जेंटीनी टीम को विश्व चैंपियन बनाने में सफल है, वो अपने क्लब्स को चैंपियन बनाने में सफल है। उसके अलावा हर की एक शैली होती है, लैटिन अमेरिकन टीम्स की छोटे छोटे पासेस के थ्रू, बढ़िया ड्रिबलिंग के थ्रू वो लोग खेलते रहे। यूरोपियंस क्या खेलते हैं, वो धक्का मुक्की और वो पावर गेम खेलते हैं, बहुत तेज लंबे लंबे शॉट्स खेलते हैं। इसी तरह और भी जो टीम्स आई कई उभर कर, जैसे अभी बेल्जियम की टीम है, बहुत तेज तर्रार। आप गौर करके देखें आनंद, मैराडोना, डिएगो मैराडोना महान इसलिए महानतम माने गए वो, क्योंकि वो एक कंप्लीट पैकेज थे। क्या नहीं था उनके पास, क्या नहीं था। आप सिर्फ मैदान पे उतरे तो आपको मंत्रमुग्ध कर देते थे, अपने ड्रिबलिंग से, अपनी तेजी से डॉस देते थे। इस तरह से जिस गोल को 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ, जिस गोल को सदी का महानतम गोल, सबसे बढ़िया गोल माना गया, आप उसमें ये देखें कि 3-4 प्लेयर्स को छकाने के बाद वो इंग्लैंड के गोलकीपर को भी छक्का मारे, और उनके सामने बस
खाली गोल पोस्ट पड़ा हुआ था। तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बहुत बड़ी क्षति है और अर्जेंटीना ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और केरल में भी राष्ट्रीय जो शोक है वो घोषित किया गया है राज्य के स्तर पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर क्रिकेट के बेताज बादशाह माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर तक जानी मानी कई हस्तियों ने मैराडोना को शोक संदेश अपना जाहिर किया है और अर्जेंटीना सहित दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के आंखों में आंसू हैं। इटली के नेपोली के लिए उन्होंने लंबा समय खेला, वहां भी सड़कें वीरान हैं और सभी लोगों के मन में बस दुख है और सभी चाहते हैं कि डिएगो एक बार फिर फुटबॉल के मैदान पर दिखें, जो अब संभव नहीं है। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। 8 महीने बाद भारतीय टीम वापसी करेगी और अच्छी बात यह है कि 50% दर्शक भी इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद होंगे। क्या होने वाला है मैच पे, बता रहे हैं निखिल। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सीरीज की शुरुआत कल से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहले वनडे के साथ होगी। कोरोना वायरस आने के बाद ये भारतीय टीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज होने वाली है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चुनौती आसान नहीं होगी। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम को रोहित शर्मा की कमी जरूर खलेगी, लेकिन उनके अलावा टीम में सभी प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। रोहित के बिना टीम की बल्लेबाजी का दारोमदार शिखर धवन और कप्तान विराट कोहली पर ही होगा। धवन के साथ दूसरे ओपनर के लिए टीम को माथापच्ची करनी होगी। मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं टीम के पास लोकेश राहुल के रूप में भी तीसरा विकल्प मौजूद है, लेकिन टीम उन्हें विकेट कीपिंग के साथ मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करा सकती है। हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हो रही है, जिससे निचले मध्य क्रम को काफी मजबूती मिलेगी। हालांकि भारतीय टीम को सबसे ज्यादा उम्मीद 2 प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह से होने वाली है। इसके अलावा यजुवेंद्र चहल भी अपनी लेग स्पिन से काफी अच्छा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के ऊपर नजर डालें तो उसमें दम नजर आता है। घरेलू हालातों का फायदा भी मेजबान टीम को होगा और उन्होंने अपनी पिछले वनडे सीरीज में इंग्लैंड को उनके घर में हराया था। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की टीम में वापसी से ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत हुई है। मेजबान टीम को उम्मीद होगी कि मार्कस स्टोइनिस जिस तरह से आईपीएल में खेलते हुए नजर आए, उसी फॉर्म को वो जारी रखें। ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे फास्ट बॉलर्स टीम इंडिया के सामने चुनौती पेश करेंगे। दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही हैं और इसी वजह से सिडनी में एक बेहतरीन मैच देखने को मिल सकता है। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। प्रवीण जी, खेल के मैदान पर दर्शकों की वापसी हो रही है, लेकिन कोहली और शास्त्री के लिए बड़ी चुनौती होगी। शिखर के साथ कौन? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक लंबे समय के बाद भारतीय टीम जो है एक इंटरनेशनल मैच खेल रही है और वो भी एक बहुत बड़ी टीम, सबसे बड़ी टीम के खिलाफ। तो जाहिर है ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे आईपीएल में। अनफॉर्चुनेटली अभी वो दौरे पे नहीं पहुंच पाए चोट की वजह से। लेकिन मेरा यह मानना है कि देखिए, शिखर जिस तरह से फॉर्म में चल रहे हैं तो जाहिर है उनका तो नंबर 1 ओपनर के तौर पर रहना तय है। उनके अलावा बात चल रही है मयंक अग्रवाल या शुभमन गिल, किसको मौका दिया जाए। तो आनंद, देखिए बहुत साफ बात है कि अब अगर आप वर्ल्ड की टॉप टीम के खिलाफ उतर रहे हैं तो आप वहां पे कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रयोग का नतीजा था, या यूं कहिए कि युवा खिलाड़ी को मौका देने की कोशिश की गई थी शुभमन गिल को न्यूजीलैंड में हम लोगों को बड़ी करारी हार मिली थी जी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कप्तान कोहली सहित टीम मैनेजमेंट जो है मयंक अग्रवाल पे भरोसा करेगी, क्योंकि है तो केएल राहुल भी आपके पास मौजूद हैं, लेकिन केएल राहुल के साथ अच्छी बात है कि वो मध्य क्रम में भी आपको मजबूती दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शिखर के साथ मयंक को आना चाहिए ओपनिंग, उसके बाद विराट हैं, केएल राहुल हैं, मनीष पांडे हैं। मनीष पांडे को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और आपकी टीम के लिए आनंद, विश्वास माने, ये बहुत अच्छी बात साबित होगी कि आईपीएल में पिछले 2 महीने से जिस तरह से इन्होंने कड़ी मेहनत की है, जिस तरह से खेले हैं पूरी जी जान लगाकर, उसका एक फायदा मिलेगा। क्योंकि कमोबेश जो आपको मौसम है सिडनी में वो ऐसे ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी शुरू हो रही है। तो हार्दिक पांड्या, एक चिंता की बात है थोड़ी सी कि हार्दिक पांड्या को आप लिमिटेड ओवर्स में कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। हैमस्ट्रिंग चोट की वजह से जो वापसी की उन्होंने, तो बैटिंग पे अभी भी निर्भर कर रहे हैं। तो मनीष पांडे के बाद हार्दिक को आना चाहिए। ऑलराउंडर के तौर पे आपके पास रविंद्र जडेजा मौजूद होंगे। उसके बाद 4 स्पेशलिस्ट बॉलर में जाहिर आप 3 फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, शमी और प्रॉब्ली नवदीप को खिलाना चाहेंगे, और चहल तो आपका एकमात्र चॉइस है ही। तो उस कंडीशन में मुझे लगता है भारतीय टीम एक जबरदस्त तैयारी के साथ उतरेगी और मुकाबला वाकई रोचक होगा।
जी हां, अगर आप इस मुकाबले से जुड़ना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर कल सुबह 8:30 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम रेनबो और राजधानी चैनल के साथ साथ अतिरिक्त मीटरों पर भी सुन सकते हैं आप, और प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी ये उपलब्ध रहेगा। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच कल से 2020 सीरीज की शुरुआत होने वाली है। दोनों टीमों के बीच श्रृंखला का पहला मुकाबला ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड टीम ने टेस्ट सीरीज को देखते हुए महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को आराम दिया है, लेकिन इसके बावजूद टीम में संतुलन की कमी नजर नहीं आ रही है। केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में टिम साउदी न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी करने वाले हैं और टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। वेस्टइंडीज टीम की बात करें तो आंद्रे रसल और ड्वेन ब्रेवो जैसे अनुभवी प्लेयर्स टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेहमान टीम को निकोलस पूरन और सिमरन हेटमायर जैसे खिलाड़ियों से काफी उम्मीद है। इसके अलावा टीम की सबसे बड़ी ताकत खुद कप्तान कायरन पोलार्ड हैं। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच कल से न्यूलैंड्स में 2020 श्रृंखला की शुरुआत होने वाली है। एक तरफ जहां दक्षिण अफ्रीका के लिए लंबे समय बाद ये पहली सीरीज होने वाली है, तो इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला जीत कर आई है। उन्हें पूरी तरह से बायो बबल का अंदाजा है। क्विंटन डिकॉक की कप्तानी में मेजबान टीम के लिए चुनौती इतनी आसान नहीं होने वाली है, लेकिन उन्हें कगिसो रबादा, एंड्रिक नॉर्किया और लुंगी एंगीडी जैसे तेज गेंदबाजों से काफी ज्यादा उम्मीद होगी, जो कि हाल में हुए आईपीएल में काफी अच्छा करके आए हैं। इंग्लैंड टीम की बात करें तो उनकी बल्लेबाजी काफी मजबूत है और टीम में ओवेन मॉर्गन, जोस बटलर और बेन स्टोक्स जैसे अनुभवी प्लेयर्स शामिल हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है और निश्चित ही दोनों टीमों के बीच एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल सकता है। न्यूजीलैंड दौरे पर पाकिस्तान के 6 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इस बात की पुष्टि की है। खबरों के अनुसार पाकिस्तान टीम के कुछ सदस्यों ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, जो इस वक्त क्राइस्टचर्च में आइसोलेशन में हैं। स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की और लेरॉय साने के गोल की बदौलत मौजूदा चैंपियन बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बायर्न ने कल आरबी साल्जबर्ग को 3-1 से हराया। बायर्न की यह चैंपियंस लीग में लगातार 15वीं जीत है। वहीं इंग्लिश क्लब लिवरपूल को अटलांटा के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है। यूर्गन क्लॉप के मैनेजर रहते हुए होम ग्राउंड यानी एनफील्ड पर लिवरपूल की चैंपियंस लीग में यह पहली हार है। इस हार के साथ चैंपियंस लीग के ग्रुप डी में अंतिम 16 में पहुंचने की लड़ाई मुश्किल हो गई है। लिवरपूल के 9 अंक हैं, जबकि आयक्स और अटलांटा के 7-7 अंक हैं। मैनचेस्टर सिटी भी चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिटी ने ओलंपियाकोस को 1-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। उधर अगर बात करें रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड ने अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। उसने इंटर मिलान को 2-0 से हराया है। इसमें एडन हजार्ड ने गोल किया, जो 3 साल में उनका पहला चैंपियंस लीग का गोल है। लिवरपूल के हार के बाद कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया है। निश्चित तौर पर देखिए कि अब बहुत बड़ी चैंपियनशिप है और इसमें एक चैंपियन टीम जो लगातार अच्छा खेल रही है उस तरह से हारे ही होगा 2 गोल से, तो आनंद ये एक चिंतक का विषय तो है ही उनके लिए, बल्कि तनाव बढ़ गया है। इधर इंडियन सुपर लीग में कल खेले गए मुकाबले में मुंबई एफसी ने अंतिम मिनटों में गोल कर गोवा एफसी को 1-0 से हरा दिया है। आज केरल ब्लास्टर्स का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से इस समय चल रहा है। खेल मंत्रालय ने आज आर्चरी फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता दे दी है। इसके साथ ही आर्चरी फेडरेशन ऑफ इंडिया को नेशनल चैंपियनशिप सहित अन्य आयोजनों के लिए मंत्रालय की ओर से बजट मिल सकेगा। साल 2012 में फेडरेशन चुनाव में अनियमितता बरतने के कारण मान्यता छीन ली गई थी। वहीं 2019 में वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन ने भी इसकी मान्यता को खत्म कर दिया था। इस साल जनवरी में आर्चरी फेडरेशन का चुनाव नए संविधान के अनुसार इंडियन ओलंपिक संघ और वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की निगरानी में हुआ। चुनाव के बाद दोनों ने ही मान्यता दे दी। खेल मंत्रालय ने फेडरेशन के 18 जनवरी को हुए चुनाव को सही मानते हुए मान्यता देने का निर्णय लिया है। अगले साल टोक्यो ओलंपिक के लिए 8 साल बाद भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम ने क्वालिफाई किया है। वहीं महिलाओं में भी दीपिका कुमारी ने कोटा हासिल किया है। समय कम है प्रवीण जी, एक अच्छी पहल। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि हमारे तीरंदाज हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। ये अलग बात है कि मेडल्स नहीं मिल पाए, बट एक तरह से उनको ठीक टोक्यो ओलंपिक से पहले जो मौका मिला है इस तरह से, तो एक उनके लिए अच्छी खबर है। और भारतीय खिलाड़ी बेहतर तैयारी के साथ उतरेंगे तो आप 1-2 पदकों की उम्मीद भी कर सकते हैं। आनंद, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंकल आनंद। तो आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे के लिए आकाशवाणी से जुड़ सकते हैं कल सुबह 8:30 बजे से। स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।